नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हुए हैं और उनके विस्तार में हम लोग आंसर देख रहे हैं। याद रखिए इस तरह के हम लोग 5 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं और ये सभी टेस्ट आपके फिर चाहे आपका आईएएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया जिसमें आप यूपी पीसीएस या एमपी पीएससी, बिहार पीसीएस, जिस भी परीक्षा में इस प्रकृति के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, उन सभी परीक्षाओं के लिए सभी क्वेश्चंस, ये सभी टेस्ट और आपके बहुत ही ज़रूरी रहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि इतना आपके पास जीएस हो, फिर चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपकी इकोनॉमी हो या साइंस हो, हर तरह से आपको इतना मटेरियल दे चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किताबें हज़ार पढ़ लें आप, अगर आपको क्वेश्चंस बनाना नहीं आता है, क्वेश्चंस समझना नहीं आता है, तो आप क्वेश्चंस गलत करते रहेंगे। तो हम लोग इसीलिए आपका देख रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आपकी शाम के आप देखते हैं कि आपकी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आते हैं और सुबह आपके सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपके टेस्ट आ रहे हैं। और आप भी अगर वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तब भी आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि इसमें इतने विस्तार से पढ़ाया जाता है कि आपके कई क्वेश्चंस इससे भी सॉल्व होने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। और आप बड़े बेहतर तरीके से समझते जाइए कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्योंकि देखता हूँ कि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आते हुए भी हम लोग कई तरह के क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं, तो एक गलती हमें नहीं करनी है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और आपके जो पुराने टेस्ट होते जाते हैं, जो 5 टेस्ट क्लास ख़त्म हो गई हैं, वो आपकी टेस्ट सीरीज फॉर आईएएस पीसीएस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले रहें। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे आप लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी समझ अच्छी विकसित है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आप कुछ अच्छी लेवल पर पहुंच चुके हैं, मैं पहले बोल चुका हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें समय रहते हुए, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। ठीक है, और हमारी तरफ से भी आपका एनसीईआरटी कवर करवा दी गई है, तो आपको जो जो ज़रूरी है वही वही कवर की गई है। तो इसमें या तो आप लोग पहले इस पॉइंट को पढ़ लें, और यही पॉइंट है कि जो गलत करवा देता है कई क्वेश्चंस। इस पॉइंट को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लिया करिएगा। क्या बोला है? भारत के लिए 1981 और 82 और 1991 से 93 में 2 अवसरों पर उभरते भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करने में आईएमएफ कैडेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपका बिल्कुल सही है कथन। दूसरा कथन है भारत का बाह्य ऋण उसके आंतरिक ऋण से अधिक है। ये आपका गलत है क्वेश्चन। क्या है? गलत है कथन। इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि एक कथन इसमें सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन आखिर गलत क्यों है उस पर भी बता देता हूं आप लोगों को। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भारत की आंतरिक ऋण है इसके बाह्य ऋण की तुलना में अधिक है हमारा। ठीक है, इसलिए एक गलत है। इसमें एक शब्द आप देख रहे हैं आईएमएफ। क्या? आईएमएफ। याद रखिए आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्रीय संगठन है, इनके बारे में मैं विस्तार से बात कर चुका हूं, एक एक क्लास ली हुई है सभी संगठनों से संबंधित। तो आप लोग महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें जाकर देख लें आप लोग। अगर आपको 200 से 250 शब्द भी लिखने होंगे किसी संगठन पर, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, इतने विस्तार से आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, बस आपको प्लेलिस्ट सूची में जाकर देखना है, सब कुछ उपलब्ध करा चुका हूँ, बस एडजस्ट करना है। और आपको आईएमएफ के बारे में अगर कुछ सामान्य जानकारी दे दें तो इसकी स्थापना आपको 1945 में देखने को मिलेगी। 189 मेंबर इसमें कंट्री यानी कि सदस्य 189 है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है क्वेश्चन हमारा? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो इसमें आप लोग देखेंगे WHO यही जारी कर
इसकी 2019 की अगर हम थीम की बात करें तो इसकी 2019 की थीम आपको देखने को मिलेगी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। ये आपकी 2019 की है। कब की? 2019 की। और 2020 की बात करें तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये आपकी 2020 की है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि कब मनाया जाता है ये आखिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। ठीक है। और WHO की बात करें अगर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही इसे मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को आपके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? याद रखिए इन सबके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका कई परीक्षाओं में और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में तो आप लोग देखते होंगे कि हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक इंडेक्स से बन जाते हैं, एक आपके इस तरह के जो संगठन है इनसे भी बन जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ये बिल्कुल सही बात है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये नहीं है आपका। इसमें पूछ क्या रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आप जान रहे हैं कि 1 और 2 सही है, इसमें तीसरा गलत है। क्या है? तीसरा गलत है। जो आपका पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये सभी आपके विश्व बैंक के जो समूह है, 5 संगठन है इसमें। पहला पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और चौथा आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और 5वां है आपका निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। एक बार आप लोग उन संगठनों को पढ़ जरूर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और बड़े विस्तार से आपको पढ़ायागा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टें विश्व बैंक द्वारा विकासित नहीं की जाती हैं? अब समझ में आया आपको? इस पॉइंट को बड़े ध्यान से, नहीं की जाती हैं। विश्व आकलन रिपोर्ट, ये आपकी विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी की जाती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये भी आपकी जारी की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट, ये भी जारी की जाती है। लेकिन आपकी वैश्विक आकलन रिपोर्ट आपकी विश्व बैंक के द्वारा नहीं जारी की जाती है, क्योंकि ये वैश्विक आकलन रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, जिसे आप लोग UNISDR के द्वारा इसे आकलन को, इस वैश्विक आकलन रिपोर्ट को विकासित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, कौन करता है वैश्विक आकलन रिपोर्ट विकासित? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। ठीक है। और बाकी 2 आपकी ये विश्व बैंक आपकी जारी करती है। तो इसमें सही बताना है हमें। तो सही कौन सा है? यानी कि आपका एक कूट गलत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पहली रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है। अगर आपसे पूछ लेता कि जारी की जाती है, तो आप जानते हैं कि 2 और 3 सही होता है इसमें, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो आपने पहला यानी कि केवल 1 सही नहीं है। ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप आते हुए भी गलत कर बैठते हैं। समझ में आए? विश्व बैंक समूह द्वारा विकासित रिपोर्टों की अगर हम बता दें कुछ, तो विश्व विकास रिपोर्ट हो गई, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, ये सभी आपकी विश्व बैंक जारी करती है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विकासित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुधार उपायों में से किसे रैंकिंग की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? क्या पूछ रहा है?
शामिल नहीं किया जाता है। विद्युत सुधार, इसे शामिल किया जाता है आपका। वस्तु एवं सेवा कर, इसे शामिल नहीं किया जाता है। दिवाला और शोधन अक्षमता, इसे भी शामिल किया जाता है। संविदाओं का विवर्तन, इसे भी शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? बी ऑप्शन को। तो इसमें क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित रिपोर्टों सूचकांकों को उन्हें प्रकाशित करने वाले संगठनों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। जो आपकी रिपोर्टें सूचकांक दिए गए हैं, ये संगठन है। जो रिपोर्ट संगठन जारी करता है उससे आपको मिलान करना है। एक समय आप देखते थे ना कि सही जोड़ियां मिलाने के लिए आती थी, उसी तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैंने बताया ना कि इंडेक्स और दूसरा संगठन, इन्हें बड़े अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि हर साल पूछे जाते हैं आपके। जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये कौन जारी करता है? आप देखेंगे कि ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन? विश्व आर्थिक मंच। लैंगिक समानता सूचकांक, ये कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। वैश्विक महिला रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? ये आपका आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाग जारी करता है। लिंग असमानता सूचकांक, ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। तो एक किससे मिलेगा जोड़ी? दो से, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। लैंगिक समानता सूचकांक दो, क्योंकि यूनेस्को जारी करता है, तो एक। वैश्विक महिला रिपोर्ट सूचकांक, ये आपका चौथी से मिलेगा, यानी कि 3-4 से सही होगा। और लैंगिक असमानता सूचकांक 4-3। तो इसमें आपका कौन सा सही चुनना है हमें? तो इसमें आपका होगा डी ऑप्शन सही। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। पीडीएफ में अच्छी तरह से देख लीजिए और उसके बाद आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है, अच्छे से। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। बीमा की पहुंच को किसी दिए गए वर्ष में हुए बीमा के प्रीमियम से कुल आबादी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल नहीं। बीमा घनत्व को किसी दिए गए वर्ष में हुए बीमा के प्रीमियम को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात में के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। क्या पूछ रहा है इसमें? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि ये ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों कथन इसमें गलत हैं। गलत आखिर सही क्यों नहीं है, उस पर भी बता देता हूं। बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन का 2 मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कौन कौन से हैं ये? बीमा की पहुंच को किसी दिए गए वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में हस्ताक्षरित प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा क्या है? बीमा घनत्व को किसी भी वर्ष में कुल आबादी के लिए हस्ताक्षरित किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सुविधा के हेतु उसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत थे। तो क्या ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। ना तो एक सही था और ना ही दो सही था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। समर्थन के लिए सकल मापन समाचारों में रहता है, ये आप सब लोग देखते रहते हैं। या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आखिर? ये आपका विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। किससे? विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। याद रखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि संगठन हम लोगों ने सभी पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूं, तो अच्छे से याद रख लीजिए। इसकी अगर विश्व व्यापार संगठन की बात करूं तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर आप देखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है।
ये कुछ पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इनसे हर बार आप देखते हैं क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और जो समर्थन के लिए सकल मापन है एक सूचक है जिस पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के अंतर्गत कृषि पर उरुग्वे तौर की वार्ता के लिए घरेलू समर्थन व्यवस्था आधारित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। कवक समूह में विभिन्न प्रकार के स्वपोषी एवं परपोषी जीव सम्मिलित हैं। ये आपका गलत है। कवक केवल आद्य स्थानों में उगते हैं। ये भी आपका गलत है। कवक के कारण मानव में मस्तिष्क ज्वर हो सकता है, यानी कि बुखार। ये आपका सही है। क्या है? ये आपका सही है। इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं केवल 3 कथन आपके सामने सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। क्यों है आखिर गलत, उसको भी बता देता हूं। कवक समूह में विभिन्न प्रकार के स्वपोषी एवं परपोषी जीव सम्मिलित होते हैं, और स्वपोषी वे कहलाते हैं जो सूर्य के विकास की उपस्थिति में या रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु आपकी स्वपोषी में शामिल किए जाते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये परपोषी यानी कि दूसरे पर डिपेंड होने वाले कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। कवक एवं सूक्ष्म जीवाणु अंतरिक्ष में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इन जीवों को सूचीबद्ध करने के लिए कई अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विभिन्न प्रयास भी आपको देखने को मिले हैं, किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? केवल 3 कथन सही होगा, केवल 3। अब यहाँ आप भी सोच सकते हैं कि अगर पूछ लेता कि गलत कौन कौन से हैं तो आप ए ऑप्शन लगाते, लेकिन पूछा है सही, तो आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। बड़े अच्छे से ध्यान लगाकर आप लोग पढ़ा करिएगा ना क्वेश्चंस को, क्योंकि देखते हैं एक ही 2 क्वेश्चंस गलत हुए, कट ऑफ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत किया गया। गलत है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण वित्तीय स्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के खिलाफ अपील को सुनने और मामलों का निपटान करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। ये आपका सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा होता है। ये भी आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है? सही कथन हमें बताना है, तो आप देख रहे हैं कि केवल 2 कथन सही है, इसमें 1 और 3 गलत है। आखिर 1 3 गलत क्यों है उसको भी बता देता हूँ। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम जो 2013 था, इसकी धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए किया गया है। किसके? 2013 के। ठीक है, और अगर दूसरे कथन की बात करूं तो ये आपका सही है। तीसरा गलत क्यों है इसे भी देख लीजिए। कंपनी अधिनियम की धारा 410 के अनुसार चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के बाद की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे केवल 2 कथन सही था, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही था। डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी उद्योग को संतोषजनक और प्रभावी बनाने हेतु एक नियामक रूपरेखा तैयार की है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत एवं लागू की जाएगी। ये कैसा है आपका? गलत है कथन। IMO द्वारा जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये आपका सही है। क्या है? ये सही है। पूछा क्या है इसमें? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं केवल 2 कथन आपका सही है। पहला कथन इसमें गलत है। पहला गलत क्यों है इस पर भी बात कर लेता हूं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी
उद्योग को संतोषजनक और प्रभावी बनाने हेतु एक नियामक रूपरेखा तैयार की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत एवं लागू की जाएगी। इसका क्रियान्वयन राष्ट्र राज्यों से संबंधित होगा। किससे? राष्ट्र राज्यों से संबंधित होगा। ठीक है। और तो चलते हैं, इसमें क्या पूछ, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है, पहला गलत है। और सही पूछा था तो केवल आप लोग क्या लगाएंगे? 2, यानी कि बी ऑप्शन टिक लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? देख रहे हैं ना आप लोग, ये कई बार पूछा जा रहा है आपसे, इसीलिए तो कहता हूं कि बड़े अच्छे से देख लीजिए। तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सर्वेक्षण है जो वर्ष में 2 बार जारी की जाता है। कब? वर्ष में 2 बार आपका। चलते हैं अगले, हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसके ब्लैक होल के संबंध में सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। गलत है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि वह ऐसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है जहां से प्रकाश भी पार नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग इसके बारे में सुनते भी रहते हैं। आर्चीबाल्ड व्हीलर ने ब्लैक होल का अनुमान लगाया था। ये आपका गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख रहे हैं आप लोग, केवल दूसरा कथन सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। आखिर 1 और 3 गलत क्यों है उसे भी बता देता हूँ। अभी आपने कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। ब्लैक होल शब्द का अगर सर्वप्रथम बात करें तो 1960 के मध्य अमेरिकी वैज्ञानिक थे जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, इन्होंने सबसे पहले बात की थी इसके बारे में, इस शब्द की। ठीक है। और 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? 1960 में मध्य अमेरिकी वैज्ञानिक थे जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, और वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे आप लोग याद रखिए। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? टिक। तो आप सी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि दूसरा कथन केवल सही था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारे सामने? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित है। गलत है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को बढ़ावा देना। ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, यानी कि दोनों गलत हैं इसमें। तो आखिर सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूं। भारत में सेज, यानी कि आप कह सकते हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसे वर्ष 2000 से 2006 तक विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित किया गया। इसके साथ साथ विभिन्न कानूनों द्वारा कर राजस्व को प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया गया। वर्तमान में आप देखेंगे सेज यानी अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित है। सेज का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक गतिविधियों, वस्तु और सेवाओं के निर्यात, आयात को नहीं, निर्यात को केवल बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें निर्यात शामिल किया जाता है, आयात को नहीं, तथा घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन, क्योंकि आप देख रहे थे ना तो 1 सही था कथन और ना ही 2। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है हमारे सामने,
मंडी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है। इससे आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस तरह की जो भी क्वेश्चन हो उन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसमें आप मांग एवं आपूर्ति को भी ध्यान रखा जाता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मूल्य प्रवृत्तियां भी ध्यान में रखी जाती हैं, और अंतर फसल मूल्य समता इसे भी शामिल किया जाता है। कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, इसे भी शामिल किया जाता है। यानी कि इन चारों को शामिल किया जाता है आपका, क्या, इन चारों को शामिल किया जाता है आपका। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के बारे में बात करूं तो 1 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। एक समन्वित एवं संतुलित मूल ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है। और याद रखिए, इसमें एक बात और बता देता हूँ, समय समय पर ये फसलें बदलती रहती हैं, इनमें आगे जुड़ती भी रहती हैं और हटती रहती हैं, तो आप लोग करंट से जुड़े रहिए तो आप को मालूम चलता रहेगा। और इसमें एक और बात याद रखा करिए, क्योंकि देखते हैं कि कभी क्या होता है कि जो भी बदलते रहते हैं आंकड़े, तो आपको इसलिए तो कहता हूँ कि अपडेट बना रहिए, एक न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ते रहिएगा दिन भर में, ठीक है। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों में उत्पादन लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अति महत्वपूर्ण कारक है। और आयोग मूल्य के अतिरिक्त मांग और आपूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की प्रवृत्ति, अंतर फसल मूल्य में समता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, उस वस्तु के एमएसपी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव, भूमि एवं जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग का भी ध्यान रखता है। और याद रखिए, इसमें क्या होता है, मूल नीति लागत जोड़ पर आधारित नहीं होती है। और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या रहता है कि फसल जब बुआई होती है तो उससे पहले ही इसका निर्धारण कर दिया जाता है। यानी इससे क्या होता है, किसान सुरक्षित रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सही हमें कूट बताना है, तो आप देख रहे हैं कि चारों इसमें सही है, चारों को शामिल किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, वचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में निम्न विकास दर के मुख्य कारण क्या है। इसमें होगा उच्च पूंजी और उत्पादन अनुपात। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात एक अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है जो अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद में परिणामी जो वृद्धि होती है इसके बीच के संबंध को बताती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें क्या करना है, विचार करना है। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है जिसमें कम रहने पर वह उधार नहीं दे सकता है। ये आपका बिल्कुल सही कथन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है, ये भी आपका सही है। रिजर्व बैंक ने आधार दर से MCLR में परिवर्तित करने का फैसला किया क्योंकि सीमांत निधि लागत पर आधारित दरें नीतिगत दरों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। ये आपका बिल्कुल गलत है। आपको क्या पूछ रहा है, इसमें सही कथन बताना है। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 कथन आपका सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन आखिर गलत क्यों है, उस पर भी बात करता हूँ। 1 अप्रैल 2016 में से भारतीय रिजर्व बैंक ने जो हमारी केंद्रीय बैंक है, अग्रिमों के लिए ब्याज दर को तय करने के लिए सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर की कार्यप्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली
ने जुलाई 2010 में शुरू की गई थी आधार दर प्रदान का प्रणाली का स्थान लिया है। और एक बात और याद रखिए, जो आरबीआई की बात करते रहते हैं तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ कि आरबीआई की स्थापना की बात करूँ तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ये अंग्रेजों के समय आपकी हुई थी, समझ रहे हैं? तो इस तरह के भी आप लोग याद रख लिया करिएगा, क्यों क्या होता है कि कभी इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सही क्वेश्चन सही आंसर पूछा था ना, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने हेतु एक पहल है आपकी। क्या बी ऑप्शन सही है? स्वायत्त स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली एक पहल है। स्वायत्त गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर ई ट्रांजैक्शन के माध्यम से स्टार्टअप महिला और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है आपकी। स्वायत्त भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय उद्यम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ जोड़ने का काम करेगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल किया है? क्या पूछ रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? आपको बताता हूँ ना कि जब आपके पास अगर 2000 का नोट है और आपको भरोसा नहीं रहा है तो आप आरबीआई के पास जा सकते हो, कह सकते हैं कि हमें भरोसा नहीं है इस नोट पर, तो वो आपको या तो हार्ड करेंसी में दे देगा या उतना सोना दे देगा 2000 रुपये का, ठीक है, गोल्ड। तो इसमें आपका देखेंगे विदेशी मुद्रा संपत्ति ये शामिल रहता है, विशेष आहरण अधिकार इसे भी शामिल किया जाता है, विदेशों से लिया गया ऋण इसे नहीं शामिल किया जाता है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति इसे भी आपका शामिल किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 4 कूट आपका कथन सही है एक तरह से। सोने को भी इसमें शामिल किया जाता है, याद रखिए सोना भी आप देखते हैं कि शामिल रहता है। तो इसमें क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या क्वेश्चन हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जो भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और निकट वास्तविक समय वाली पीसीआर विकसित करने हेतु सुझाव देगी। इस समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो आप देख रहे होंगे कि वाई.एम. देवस्थली। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों की बात करूं तो आरबीआई द्वारा एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित कर इसे कानूनी ढांचा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक द्वारा इस तरह की रजिस्ट्री को एक अलग गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें पीसीआर में बाह्य वाणिज्यिक उधारों, बाजार के उधारों और सभी आकस्मिक देनदारियों जैसे आंकड़ों का समावेशन होना चाहिए। साथ ही इसके अंतर्गत उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता के संबंध में एक समग्र चित्र भी उपलब्ध कराना चाहिए। रजिस्ट्री में सभी ऋणों के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जानकारियां निहित होनी चाहिए, यानी कि शामिल होना चाहिए। पीसीआर डेटा को सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे कि जरूरत के आधार पर बैंक इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा की गोपनीयता के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। डेटा गुणवत्ता का दायित्व रिपोर्टिंग एजेंसियों और संस्थानों पर होना चाहिए तथा नियमों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। डेटाबेस को डिफॉल्टर डेटाबेस से भी जोड़ा जाना चाहिए
उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, GST नेटवर्क, इस तरह से। तो इसमें आपका क्या है, डी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। इस नीति के तहत 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि की परिकल्पना की गई। ये आपका गलत है। इसका एक लक्ष्य एक स्थायी और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहन करना, जिससे वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दोगुना बढ़ोतरी पर तक पहुंचा जा सकता है। ये भी आपका गलत है। क्या है, गलत है। इसका एक लक्ष्य सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को पोषित करना, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 नगरों में ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल है। ये आपका सही है। क्या है, ये आपका सही है। इसका लक्ष्य सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर स्थापित आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ये आपका सही है। क्या है, ये सही है। इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे हैं कि एक कथन आपका गलत है, 2 कथन भी गलत है, केवल 3 और 4 आपका कथन सही है। 1 और 2 आपका गलत क्यों है, इस पर भी बात कर लेता हूँ। इसके तहत क्योंकि आपने देखा है 1500 करोड़ रुपए को कितना 1500 करोड़ रुपए को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि और अनुसंधान एवं नवाचार निधि में विभाजित किया जाएगा। कितना, 1500 करोड़। यहाँ 2000 दिया गया था, इसलिए गलत था। ठीक है। दूसरी बात करें अगर दूसरे कथन की, तो बौद्धिक संपदा से संचालित होने वाली एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए निर्माण को प्रोत्साहित करना, जिसमें वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में 10 गुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सकता है। कितना, 10 गुना, ना कि 2 गुना। ठीक है। तो इसमें आपका क्या देखेंगे, 3 और 4 कथन सही था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय अक्षमताओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हाँ, ये सही बात है। बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण यह योजना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य की गई है। ये आपका सही है, सॉरी गलत है। पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। पूछ क्या रहा है इसमें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे हैं कि एक कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। इस योजना की बात करूं तो 2015 में जारी की गई थी। कब इसकी शुरुआत हुई, 2015 में। ठीक है। और उदय भागीदारी के लिए स्वैच्छिक योजना है, जिसमें राज्य अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं। कौन, राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं अपनी इच्छा से। इसमें आपका केवल एक कथन सही था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई द्वारा जारी की जाते हैं। ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों के लिए मानक और लेबल अनिवार्य करना, ये किया जाता है। वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता निर्धारित करना, ये भी किया जाता है। लघु व मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, इसे भी शामिल किया जाता है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय साधन विकसित करना, इसे भी आपका शामिल किया जाता है। सही चुनना है तो आप देख रहे हैं कि चारों को शामिल किया जाता है। इसमें किसे, चारों को शामिल किया जाता है। और याद रखिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत
स्थापित आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। क्या है? 2000 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत थे स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या देखेंगे आप? डी ऑप्शन सही देखेंगे, चारों को इसके कार्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? वैश्विक ऊर्जा तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट जारी कौन करता है? एक कहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। जिसे आप लोग IEA के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। एक बात और याद रखिए कि इस तरह को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के जो भी संगठन हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बार बार दोहरा रहा हूँ। इनका आपका कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं इनसे और हमेशा बनते रहे हैं। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से कार्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा किए जाते हैं? ये मांग जमा को स्वीकार करती हैं, कर सकती है, गलत है। यह स्वयं को आहरित चेक जारी कर सकती है, ये भी आपका गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? सही कथन हमें चुनना था। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन गलत हैं आपके। क्या है? दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि जो NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, ये मांग जमा को स्वीकार नहीं कर सकती हैं कभी भी। ठीक है, याद रखिए। NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और स्वयं को आर्थिक चेक जारी भी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। ना तो एक सही था और ना ही दो। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो मिलते हैं हम लोग 7वें टेस्ट में। अच्छे से बने रहिए आप लोग और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए।